नमस्कार, अपना उत्तराखंड के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी हाईकमान भाजपा संगठन को बता दिया है, यह उनका कहना है। राजनीति में बना रहूंगा लेकिन संन्यास नहीं लूंगा। हरक सिंह रावत का यहां पर यह बड़ा बयान। साल 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और संन्यास भी नहीं लूंगा, यह उन्होंने साफ किया है अपने बयान में। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में काफी कद्दावर, यहां पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सुनील प्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या मैसेज इसका है? 2022 में चुनाव नहीं लूंगा और संन्यास भी नहीं लूंगा। देखिए अनुपम, कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ न कुछ सियासी घटनाक्रम बदलेगा। कल भी लगा जब वन मंत्री हरक सिंह देहरादून पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ही कुछ कहेंगे। हालांकि कल रात मुख्यमंत्री भी दिल्ली से लौट चुके थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आज हरक सिंह का कहना है कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है, इस बात को पार्टी संगठन और सरकार दोनों को बता दिया है कि वो 2022 चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ वो राजनीति से संन्यास भी नहीं लेंगे। तो क्या सुनील, इसको दबाव की राजनीति माना जाए कि हरक सिंह रावत नाराज हैं उस पूरे घटनाक्रम से, इसीलिए इस तरह के संकेत इस तरह के बयान के जरिए दे रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर रावत पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जो डिसीजन लिया गया, जो श्रम विभाग से, जो कर्म कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से जो उनकी विदाई हुई, वो उसमें उनको विश्वास में नहीं लिया गया। उनको इस बात की भी जानकारी मीडिया के थ्रू लगी कि उनको बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो ये पूरी नाराजगी को सीधे तौर पर उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके बड़े सियासी मायने भी हैं कि मैं राजनीति से संन्यास भी नहीं लूंगा और 2022 का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अब इसमें देखना होगा कि हरक सिंह रावत आखिर इस बयान के जरिए कहना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी संगठन की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? देखिए अनुपम, अब से कुछ देर पहले हरक सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया कि वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि वो पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। वहां पर भाजपा का कार्यक्रम है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पार्टी की ओर से भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं कोटद्वार से। बड़ी खबर इस वक्त, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब कांग्रेस भी खुलकर मंत्री के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए कर्मकार बोर्ड में हुए घोटालों की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने उनके अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर खुशी जताई है। उनके साथ जो बहुत बड़ा अन्याय श्रम बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा, उनकी टोली के द्वारा किया जा रहा था और जिसके लिए कांग्रेस हमेशा बोलती रही कि इसमें घोटाला हो रहा है, श्रमिकों को न्याय नहीं मिल रहा है, श्रमिकों के निवाले को डाका डाला जा रहा है, उसको प्रामाणिकता सिद्ध हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक्शन लिया। आगे बढ़ते हैं। श्रम बोर्ड का अध्यक्ष बदले जाने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस बदलाव को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। हम तमाम कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हैं ताकि सरकार का लोड कम किया जा सके। श्रम विभाग में एक दायित्व बदला गया है, इसको केवल इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम तमाम कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हैं ताकि जो लोड सरकार के ऊपर रहता है वो थोड़ा कम किया जा सके। इसी तरह से श्रम विभाग में भी एक दायित्व बदला गया है, कहना चाहिए, इसको इसी रूप में लेना चाहिए। मंत्री हरक सिंह रावत को कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मंत्री का बोर्ड से मोह नहीं छूट पा रहा है। गुरुवार को जब मंत्री पहली बार देहरादून पहुंचे तो सबसे पहले कर्मकार कल्याण बोर्ड पहुंचकर सचिव दमयंती रावत से मुलाकात की। दमयंती रावत और मंत्री की करीब 1.5 घंटे तक बातचीत होती रही। इस दौरान जब मंत्री से लेकर सचिव दमयंती रावत तक बातचीत करने की उनसे कोशिश की गई तो मंत्री ने बातचीत करने से इंकार कर दिया। मंत्री ने कहा कि पहले वे सीएम से बातचीत करेंगे,
उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो 70 करोड़ से अधिक के सामान खरीद के आरोप पर सचिव दमयंती रावत बिना कुछ बोले सबकी नजरों से बचकर ऑफिस से निकल गई। जब मुख्यमंत्री से बात होगी तभी देखूंगा। नहीं फिर अभी मैं कुछ नहीं देना है, बात तो करूँगा। और हरक सिंह रावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लाइव ले चलते हैं। ये जरूर थोड़ी सारे लोग एमएलए तो 70 ही हैं, मिनिस्टर तो 8 ही हैं, मुख्यमंत्री एक ही है। ये जरूर थोड़ी कि हम जब एमएलए होंगे या मिनिस्टर होंगे तभी राजनीति कर सकते हैं। मंत्री जी, इसको इस बात से जोड़ के देखें कि जो अभी कर्मकार कल्याण बोर्ड में बिना आपको विश्वास में ले हटा दिया गया वहाँ से। नहीं, मैं देखिए इस विषय तो मैंने कहा ना कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मेरी मुख्यमंत्री से जब तक इस विषय पे बात नहीं हो जाती मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय आज का नहीं है, ये मेरा बहुत शुरू से मैंने अपना मन बनाया है। और मैंने कहा नहीं कि हो सकता है कल आप कहो कि नहीं साहब आपने तो कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने अभी ये भी कहा है कि कई बार ये मेरा मन है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा खुद का डिसीजन है। लेकिन कई बार पार्टी हाईकमान या पार्टी का निर्णय लेती है कि नहीं आपको लड़ना है, वहाँ हम कई बार खुद के निर्णय पीछे हो जाता है और पार्टी का निर्णय आगे हो जाता है। तो कल माना आप कहोगे नहीं साहब आपने मना किया तो और आप क्यों लड़ रहे हो चुनाव, तो मतलब ये मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ने की मूड में हूँ। कल परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि माना पार्टी कहेगी नहीं आपको लड़ना है तो हो सकता है मैं लड़ जाऊँ, लेकिन मेरा अपना मन है मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। आपको ये विरक्ति क्यों हुई चुनाव से? मतलब नहीं, मैं देखिए बहुत इसलिए कि बहुत देखिए लोगों को मौका मिलना चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब मैं ही लड़ता रहूँगा, अब 6 बार का एमएलए हो गया, 30 साल लोग हुए मंत्री के रूप में, अब मैं ही दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री का कहना है कि सब जो कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए गए बोला पार्टी पे सरकार पे बर्डन कम होगा, कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया तो इसमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए इस बार, ये मुख्यमंत्री का कहना है। अब देखिए मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की खबरों के बीच में उत्तर प्रदेश चलते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं इस वक्त, शुरुआत है आपको। और फिर स्वयं के विद्यालय से, और ये शुरुआत अगर आप करेंगे हर एक स्तर पर, देखिए अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यापक अवसर होते हैं आपके पास जिसमें बच्चों की रुचि को जागृत करते हुए आप एक योग्य शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और यादगार पारी खेल सकते हैं शिक्षक के रूप में, जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत मददगार हो सकता है। आज आपकी योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। कम से कम ये 3317 जो शिक्षक आज चयन हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा चयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई, उस प्रक्रिया के दौर से गुजर करके आपने अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को यहां पे प्रदर्शित किया है। इसलिए जब आपकी योग्यता और क्षमता पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता तो आपको अब अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता का उपयोग अपने विद्यालय के कायाकल्प के लिए करना चाहिए। आप जिस विषय के हैं उस विषय में पारंगत होना आपका दायित्व। उस विषय में नित्य नए क्या परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए ज्ञान असीमित है और नित्य नए परिवर्तन के लिए हमें तैयार होना होगा। हम लकीर के फकीर नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने पाठ्यक्रम को, अपने विषय की पूरी समझ होना, उसकी सहजता और सरलता को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर निरंतर कार्य करना। इसके बाद तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हम व्यापक परिवर्तन के वाहक कैसे बन सकते हैं, यह आपको करना होगा। और मुझे लगता है जब आप करेंगे तो एक सफल और योग्य शिक्षक के रूप में आपकी पहचान होगी, लोग आपको सम्मान देंगे
और लंबे समय तक जो छात्र छात्रा आपसे पढ़ेंगे, वे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वे लोग हमेशा आपको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, और जब भी कभी आप उनसे मिलेंगे तो वे सचमुच आपके सामने किसी भी पद पे जाएंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे। एक बड़ा दायित्व आज आपके ऊपर मिल रहा है और इसलिए मैं इस अवसर पर नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपको हम सब अपने कर्तव्य बोध के साथ भी जुड़े। देश के स्टेट जो बोर्ड हैं उनमें से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बोर्ड है। इस बोर्ड के साथ जुड़ रहे हैं आप। इसके माध्यम से बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। हम कोविड-19 की चुनौती का सामना करते हुए कैसे हम एक सफलता पूर्वक अब अनलॉक के छठे चरण की तैयारी में अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ करके, अभिभावकों के साथ जुड़ करके अब सामान्य प्रक्रिया को कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में भी हमें कार्य करना होगा। और खासतौर पर तो प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बात कही कि जब तक कोई वैक्सीन और दवा नहीं आ जाती, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव ही सर्वोत्तम उपाय में मुझे लगता है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए अगर हम अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ा सकें तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए भी, बच्चों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी और शिक्षा जगत के लिए भी अब ये सबसे सुनहरा अवसर होगा। मैं एक बार फिर से जो आज हमारे 3,300 से अधिक नए शिक्षक माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुए हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन्हें अपने अपने जनपदों में कुछ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। बाकी अन्य को ऑनलाइन वे अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग माध्यमिक शिक्षा के कायाकल्प में करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। अपने जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण आए हैं, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, हमारे वहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण। तो शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ में बीजेपी जिला ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर हवन पूजन भी किया गया। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कुमाऊं के दौरे पर हैं। आज पिथौरागढ़ जाने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को लेने के लिए अल्मोड़ा हेलीपैड पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 अक्टूबर को अल्मोड़ा का दौरा होगा। देखिए, समय आज हमारे ये पार्टी के जो कार्यालय बने हैं उनका आज उद्घाटन होगा विधिवत रूप से, और वो पार्टी और आम लोगों को उनको लोकार्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिले में जो विकास की योजनाएं जो जिलों में चल रही हैं उन पर कार्य की प्रगति क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। ऐसे में अल्मोड़ा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर कहा कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच नहीं रहेंगे तो उनका टिकट कट सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार टिकट के वितरण में उम्र का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही बंशीधर भगत ने कहा कि विधायक और प्रत्याशी जिनकी उम्र 70 से 75 साल होगी उनका टिकट काटा जा सकता है। देखिए, जहाँ तक टिकट का मामला है,
केंद्र सरकार ने भी एक आध सर्वे करा लिया है, हम भी अपनी सर्वे कराएंगे। विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट को तय करेंगे। हम चाहेंगे कि हर कीमत पर जीतने वाला प्रत्याशी मैदान में आए। आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर से है। हरबर्टपुर में एक मैदान में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का जखीरा मिला है। पुलिस के मुताबिक इसे आग में नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस और ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है और कुछ दवाइयों को कब्जे में ले लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कि कुछ दवाइयाँ लावारिस अवस्था में किसी खाली मैदान में पड़ी हुई हैं, प्लॉट में पड़ी हुई हैं। तो उस सूचना पर मैं यहाँ पर चौकी पे आया और इसके बाद चौकी इंचार्ज के साथ मौके स्थल पे गए। तो वहाँ देखा एक खाली प्लॉट में बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, कुछ अधजली अवस्था में पड़ी हैं, कुछ खोल डिलेवर्ड करके पड़ी हुई हैं। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन तक को तहस नहस कर डाला है। प्रशासन के सामने अवैध निर्माण कर लिया है। पुरोला में नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य बलदेव रावत ने अंबेडकर पार्क में पुस्तकालय के लिए प्रस्तावित करीब 2 नाली सरकारी भूमि पर कब्जा कर 4 दीवारी का निर्माण कर डाला है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। वहीं पूरे मामले पर पुरोला एसडीएम का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। भूमि पर तारबाड़ और बोर्ड भी लगा दिया रहा है। की शिकायत मिली थी, इसमें सरकारी जमीन हमारी बनी हुई है। इसमें ये बलदेव रावत है आदि करके हैं, इसमें 3-4 लोग हैं जिनके द्वारा जो है वहाँ गलत तरीके से फाउंडेशन भर दी गई थी। तो मेरे द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में जो है टीम का गठन किया गया था तहसीलदार की अध्यक्षता में, और पूरी जो हमारी टीम है, राजस्व विभाग की टीम है, उसने पूरी पैमाइश उसकी कर दी है और तकरीबन हमारी 1.25 नाली जो है जमीन उसमें निकल रही है। तो उसका हमने अक्टूबर महीने में कुमाऊं के जंगलों में आग लगना शुरू हो गया है। कई घटनाओं की जानकारी वन विभाग को भी नहीं रहती है। जंगलों में आग लगने की घटना न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद वन संरक्षक कुमाऊं उत्तरी वृत्त ने सभी डीएफओ को जंगलों की आग की घटनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं, जबकि वन संरक्षक उत्तरी वृत्त के कार्यालय में एक अल्मोड़ा और दूसरा आग की घटना बागेश्वर की जानकारी है। सभी डीएफओ निर्देश दिए हैं कि वो इस पर सजग रहें और आग की घटना होती है तो तुरंत उसको बुझाएं। वर्तमान में 2 घटनाएं हुई हैं। अल्मोड़ा रेंज की अल्मोड़ा डिवीजन की द्वारहाट रेंज में 1 हेक्टेयर और बागेश्वर डिवीजन की बागेश्वर रेंज में 1.5 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अब एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर नए प्लान पर काम शुरू हो चुका है। शहर की सड़कों पर जाम की समस्या से छुटकारे के लिए पुलिस ने गाड़ी पार्किंग के लिए 6 जगहों को चिन्हित किया है। साथ ही शाम 7 बजे तक किसी भी बड़ी गाड़ी की शहर के अंदर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हमने कोटद्वार में वहाँ पर इंस्पेक्शन किया था, जॉइंट इंस्पेक्शन। उसमें हमने 6 जगह को चिन्हित किया है। वो 6 जगह पे अभी 2 जगह पर पार्किंग का शुरू कर दिया है, बाकी उसमें कार्रवाई चल रही है। टिहरी में 8 महीने से बंद सिनेमाघरों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 23 अक्टूबर से सिनेमाघरों को पब्लिक के लिए खोला जाएगा। इसके लिए सिनेमाघर संचालकों द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं आम पब्लिक को टिकट काउंटर पर ही मास्क दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। सिनेमाघर संचालकों का कहना है कि सिनेमाघर खुलने से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी। अभी तो यही गाइडलाइन आई है कि हर शो के बाद हॉल को अंदर से सैनिटाइज किया जाएगा। वो हमने उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। प्लस जो भी बंदा पहले टिकट लेने आएगा उसको हम टिकट के साथ साथ एक मास्क भी देंगे और अंदर गेट पे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार पांव पसार रहे पॉलीगोनियम घास के चलते जहां ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं वन विभाग के लिए भी पॉलीगोनियम घास को हटाना एक चुनौती बन गया है। विभाग घाटी से घास को हटाने के लिए बजट की मांग कर रहा है और इसके साथ ही विभाग द्वारा शासन को अगले 10 साल के लिए कार्य योजना भेजने की बात कह रहा है। शक्ति के कई रूपों की पूजा नवरात्र में होती है, तो नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में भगवती के सभी रूपों के न सिर्फ दर्शन होते हैं बल्कि लोगों की मां पर आस्था भी गहरी है।
नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में मां भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवदुर्गा के रूप में स्थापित इस स्थान पर मां के 9 रूपों की आकृति पत्थर पर उकेरी हुई है। नवरात्र के दिनों में भक्तों की आस्था उनको यहाँ खींच लाती है। एक बार काफी संकट में आ गए थे तो मां ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारा दुख मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब कितनी आस्था है मां? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये हमारा तो पूर्ण आस्था इसमें है। तो हमेशा ही मेरा नया मकान बना है तो वो सब माता रानी की ही कृपा से बना है। तो हम तो उसका हमेशा ही मिले चाहते उसका आशीर्वाद मुझे रहा है। मान्यता है कि नैनी झील की उत्पत्ति के समय से ही पाषाण देवी का मंदिर इस स्थान पर है। मां भगवती को शंख में जल भरकर स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इस जल से सफेद दाग जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। ये भी मान्यता है कि मां भगवती का आधा भाग ऊपर और आधा भाग झील में है। यही कारण है कि यहाँ मां को सिंदूर चढ़ाने की भी परंपरा है। तो शुरू से इसका कोई आदि अंत नहीं है। जब से प्राकृतिक है, जब से माँ यहाँ पे झील का निर्माण है, क्योंकि माँ भगवती का जो आधा अंग है, जो पादुकाएं हैं, वो झील में ही विराजमान है। यहाँ पे सिर्फ माँ भगवती के 9 फेस प्रकट हुए हैं, तो इसको नवदुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे माँ भगवती को वस्त्र के रूप में सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा है। भक्ति में ही शक्ति है और लोगों की इस मंदिर पर आस्था कुछ यही कहानी बयां करती है। और नवरात्र है तो यहाँ वो आस्था लोगों की देखी भी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।